यह टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? ये टॉपिक के बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो सामाजिक दृष्टिकोण से इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस है कि श्रमिक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज के रीढ़ हैं और इनमें असंतोष और इनमें विरोध की प्रवृत्ति का जो विकास हो रहा, जो भारत के आर्थिक जो विकास है, औद्योगिक की जो अर्थव्यवस्था है, जो नगरीय अर्थव्यवस्था है, उसमें विद्यमान समस्याओं को इंगित करता है। तो इस पूरे एपिसोड को समझने के लिए हम क्या क्या चर्चा करेंगे? हम चर्चा करेंगे इसके कारण क्या है, इसके फंडामेंटल कारण क्या है और इसका कंटेम्प्ररी कारण क्या है और इस कारण का प्रभाव क्या होने वाला है और फिर इस कारण को किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं, इसका सलूशन हमारे पास क्या है। क्योंकि ये बहुत ही गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या कैसी है कि जो भारत में जैसा कि श्रमिकों ने विरोध किया, तो जैसे आप इसके कारण को समझने का प्रयास करें कि क्या कारण इसके रहे हैं, तो जैसा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल कारण क्या है कि श्रमिक जो है, हमारे देश के श्रमिक कई जगहों पर एक तरह से विरोध कर रहे हैं और नोएडा में तो हिंसक विरोध की प्रवृत्ति का विकास हुआ है ना। और नोएडा का जो विरोध था, इसमें केवल मजदूरों का विरोध नहीं था, इसमें गिग जो इकोनॉमी के अंतर्गत जो लोग काम कर रहे थे वो भी इसमें शामिल थे। डोमेस्टिक हेल्पर जो हैं, घरेलू काम काज करने वाले लोग भी इसमें शामिल थे और एक बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये तात्कालिक एक विरोध की भावना थी या इसका संदर्भ भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल स्ट्रक्चर में है ना। तो कारण को जब हम समझें तो पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, या आप देखिए कि अगर हम 2014 से 26 के बीच अगर हम लें भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास को अगर बात करें, तो कहा जाता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सच्चाई भी है, हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है और आज तो सचमुच भारत की अर्थव्यवस्था जो है विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है। विश्व में सबसे तीव्र गति से अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहा है, करेक्ट। तो अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, हम इसके पहले हम विश्व के चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था थे, लेकिन अब इस साल हम फिर छठी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में 2 पायदान हम नीचे गिर गए हैं। इसके बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ रेट है वो सबसे फास्ट है, 6.5% से भी अधिक ग्रोथ रेट हमारे रहने वाली है। अभी वर्ल्ड की इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है, बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट IMF के अकॉर्डिंग 6.5% से अधिक रहने वाली है। और ये हमारी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट 2014 के बाद लगातार बनी हुई है। अगर कोविड के दौर को आप छोड़ दें तो भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी ही तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रही है और भारत सरकार का तो एक नारा है कि हम जो है विकसित देश बनने जा रहे हैं, करेक्ट। तो ये तो तय है कि भारत में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अगर अभी आप देखें वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में, यह इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रक्रिया को अगर आप 97 से लेकर एक तो 2014 तक देखें और 2014 से लेकर 2026 तक देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ की स्थिति अच्छी रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की स्थिति अच्छी रहने के बावजूद मजदूरों में असंतोष है। इस असंतोष से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और इस असंतोष का मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि ये जो ग्रोथ स्ट्रेटजी है ना, बेसिक जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो हमारी स्ट्रेटजी है, इसी में प्रॉब्लम है।
ध्यान ये रखना है। हम जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ कर रहे हैं, इसी में प्रॉब्लम है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सोसाइटी का सबसे डार्क पक्ष इसके अंतर्गत क्या है कि यहाँ से इनइक्वालिटी जो है लगातार बढ़ रही है ना। ठीक है, आप वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन आपके समाज के 1% जो लोग हैं वो 40% जीडीपी पर कंट्रोल करते हैं। ध्यान ये रखना है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट सच्चाई मैं आपकी समाज की बता रहा हूँ कि 1% जो अपर लेयर के जो लोग हैं वो हमारे जीडीपी पर, यानी हमारी जो टोटल जीडीपी है उसके 40% पर उनका कंट्रोल है। 40% अर्निंग जो है जीडीपी का 1% लोगों के द्वारा किया जा रहा है, राइट। दूसरा कि जो 50% जो लोग हैं, इन 50% लोग द्वारा 3% जीडीपी का कंट्रोल किया जा रहा, यानी नीचे के लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, 50% जनसंख्या का केवल 3% जीडीपी में अर्निंग है, उनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये 50% जो जनसंख्या है जिसका कंट्रीब्यूशन 3% भी है, तो ये किस में आएगा? कौन लोग हैं ये 50% वाले? तो ये लोग हैं लेबरर, है ना। इसमें गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर भी शामिल है, इसमें डोमेस्टिक वर्कर भी शामिल हैं। ध्यान ये रखना है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन 50% लोगों का इस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में क्या हालात है, ये हमें दिखा रहा है हमारे समाज में इनइक्वालिटी बढ़ रही है। अब दूसरी बात आप ध्यान में रखिए कि जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था में इस पीरियड में आप देखेंगे कि जो मिनिमम वेजेस जो बढ़ रही है, मिनिमम वेज जो बढ़ी है, यानी पूरे साल ये 14 से लेकर 26 तक हम अगर बात करें तो मिनिमम वेज हालांकि बढ़ी है। कुछ लोगों के अनुमान के अनुसार लगभग 2014 से 26 आते आते मिनिमम वेज जो है हमारा, या नॉमिनल वेज जो हमारा जो बढ़ता है, ये लगभग 100 से 120% के करीब जो है हमारा नॉमिनल वेज बढ़ा है। ठीक है, 100 से 120% बढ़ी है नॉमिनल वेज, है ना, मजदूरी। लेकिन अगर आप इसमें इन्फ्लेशन को जोड़ दें तो इन्फ्लेशन भी टोटली लगभग 90% इसका कंट्रीब्यूशन है। तो इन्फ्लेशन को अगर उसमें से निकाल दें तो रियल वेज आपका कितना बढ़ा? तो रियल वेज आपका बढ़ गया, मान लीजिए 20% रख लीजिए या 15% रख लीजिए। तो एनुअल वेज क्या बढ़ रहा? तो एनुअल वेज के संदर्भ में अनुमान है कि 1 से 1.5% ही मजदूरों के वेज में एनुअल वृद्धि हुई है, मात्र 1 से 1.5%। जीडीपी ग्रोथ कितनी है? लगभग 6, 6.5, 7% से ऊपर मजदूरों के वेज में बढ़ोतरी जो है 1 से 1.5% एनुअल हो रही है। अब इसी में लिविंग कॉस्ट जो में महंगाई है, अगर उसको देखिएगा तो इतनी अधिक बढ़ रही है कि इससे मिनिमम वेज में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति मजदूर नहीं कर पा रहे। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी की, ध्यान ये रखना है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हमारी इकोनॉमी की ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है
कि जो जीडीपी के ग्रोथ का लाभ है ये 1% लोग या 3% जो लोग हैं ऊपर के लोग, उन्हीं लोगों को मिल रही है, बाकी लोगों में उसका लाभ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। इसका एक और कारण आप देखेंगे कि यहाँ पर तो प्रॉब्लम है ही, दूसरा फंडामेंटल क्या प्रॉब्लम है कि ये ग्रोथ जो है जॉबलेस ग्रोथ है ना। इस ग्रोथ के बारे में कहा गया है कि ये जॉबलेस ग्रोथ है, और जॉबलेस ग्रोथ होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है रियल सेंस में भारत में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और रियल सेंस में इवन कि आप देखिए कि इंडिया अभी जिस अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहा है, आज़ादी के बाद से सबसे अधिक अनएम्प्लॉयमेंट अभी ही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब है कि मजदूरी जो करने वाले लोग हैं, मजदूर जो हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। और इस जॉबलेस ग्रोथ का एक और बड़ा कारण क्या है कि मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेज जो है एमएसए, ये एक तरह से न्यू इकोनॉमिक सिस्टम जो है जो डेवलप की है, उसमें इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, और ये एम्प्लॉयमेंट के लिए एक तरह से बैकबोन ऑफ द नेशन है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बैकबोन ऑफ द नेशन है, तो इस स्थिति में आपको जॉब नहीं मिल रहा, तो जॉब नहीं मिल रहा है तो मिनिमम वेज पर आप काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कम से कम मूल्य पे 10-12 हज़ार रुपये पर महीने पर आप काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लिविंग कॉस्ट अर्बन एरियाज में, चूँकि ये मजदूर कहाँ हड़ताल करें, अर्बन एरिया में, मानेसर, नोएडा, पानीपत, फरीदाबाद, बरौनी, बिहार के बरौनी में, गुजरात के सूरत में, तो वहाँ पर हाउसिंग का रेंट जो है, खाने पीने का रेंट जो है, यह भी बहुत ज़्यादा है। और ये बहुत ज़्यादा है तो इसके कारण क्या है कि इनका सर्वाइवल जो है, यानी ये कैसे सर्वाइव करे, ये बड़ा मुश्किल है और बहुत मुश्किल है। तो इस बीच थोड़ा सा और अगर आप जाइएगा तो आप देखिए कि भारत में, ये फंडामेंटल की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक की बात कर रहा हूँ, कि भारत में लेबर लॉज पहले लगभग 29 लेबर लॉज थे, जिसको वर्तमान सरकार ने उसको समाप्त करके, और वर्तमान सरकार ने 4 प्रमुख लेबर लॉज का निर्माण किया है। एक कोड ऑन वेज, दूसरा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, तीसरा जो है इंडस्ट्रियल कोड, और चौथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्क कंडीशन कोड। यानी 4 प्रमुख कोड को बनाया गया है ना, 1920 में ये बनाया गया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है अभी अप्रैल 2026 में किया गया है। और इस कोड के अंतर्गत कुछ अच्छे प्रोविज़न भी हैं, जिसमें ये एक कॉन्सेप्ट है कि नेशनल फ्लोर वेज की घोषणा की जाएगी, यानी सरकार नेशनल फ्लोर वेज की घोषणा करेगी, यानी मजदूरों को एक न्यूनतम मजदूरी और उसमें बढ़ोतरी होगी वो दी जाएगी। साथ ही साथ मजदूरों को जो है बेटर वर्किंग कंडीशन की व्यवस्था की जाएगी। मजदूरों को जो ओवर टाइम दिया जाएगा उसमें डबल इनको सैलरी मिलेगी। ओवर टाइम अगर वो करते हैं, सप्ताह में 48 घंटे का वर्क होगा। तो ये इसके अंतर्गत कई कुछ पॉजिटिव व्यवस्था भी की गई। और ट्रेड यूनियन जो हैं, हालांकि उन लोगों ने पहले हड़ताल भी किया था, कुछ उसमें नेगेटिव बातें भी थी, तो ट्रेड यूनियन जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन के, रियल इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। और इस बीच यहाँ एक और नेचर है इन मजदूरों में। ध्यान ये रखिएगा कि जब मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, और ये एक सच्चाई है, भारतीय इकोनॉमी की एक सच्चाई है कि हमारे यहाँ जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, तो ये जॉबलेस जो ग्रोथ हो रही है इसके कारण क्या हुआ कि पढ़े लिखे लोग भी मजदूरी कर रहे हैं। क्योंकि अभी अगर आप जा कर के मजदूरों को
उसके शैक्षणिक स्थिति को देखिएगा तो अब मजदूर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किए हुए लोग भी मजदूरी कर रहे हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप ये मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर जाते हैं, ठीक है आपको रोज़गार अच्छे नहीं मिले, क्योंकि गिग वर्कर तो ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं, है ना, ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं, और जो लेबर का वर्क कर रहा वो भी पढ़ा लिखा है, एकदम ऐसा नहीं कि अंगूठा छाप है, पढ़ा लिखा है। और कभी आप याद कीजिए कि 1917 में जब रसिया क्रांति हुई थी, रशियन क्रांति जब हुई थी, तो उसकी एक खास विशेषता थी कि रूस के मजदूर पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे होने का फ़ायदा क्या हुआ कि इनको न्यू लेबर लॉज जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन की सूचना मिली, और सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के माध्यम से ये एक तरह से जुड़े, राइट। ट्रेड यूनियन के साथ भी इनका जुड़ाव पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया। इस बीच आप देखिए कि कंटेम्प्ररी क्या कारण हुआ कि आप कंटेम्प्ररी जो कॉज आप देखेंगे तो कंटेम्प्ररी कॉजेज आप यहाँ देखिए, तो यहाँ आप इसको याद कीजिए, यूएस ईरान वार, है ना। एक तो मैं कह रहा हूँ कि फंडामेंटल प्रॉब्लम है हमारे इकॉनमी में, है ना। हमारी इकोनॉमी जो है उस इकोनॉमी के अंतर्गत अगर आप लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, मजदूर क्लास से बिलोंग करते हैं, या 50% जो मैंने कहा कि 50% जनसंख्या है जो 3% जीडीपी उनकी अंडर कंट्रोल में है, तो उनकी हालत तो पहले से ही खराब है, पहले से ही असंतोष है। 5 केजी अनाज पर किसी प्रकार से भारत की जनसंख्या, बहुत बड़ी जनसंख्या जो है सरवाइव कर रही है। जो मजदूरी कर रहे हैं शहरों में, उसमें पहले से असंतोष है। लेकिन पहले से असंतोष होने के कारण क्या हुआ कि ये जो वार हुआ इसके कारण एलपीजी का संकट, है ना, ये प्रॉब्लम। और एलपीजी के संकट के कारण क्या हुआ कि इसके प्राइस में हाइक हुआ, बढ़ोतरी हुआ, राइट। और जनरली मजदूर जो गैस यूज़ करते हैं, तो चूँकि मजदूरी करने जो व्यक्ति आता है या तो छोटा वाला गैस यूज़ करता है या फिर वो ब्लैक से गैस पहले लिया करता था, उसके पास गैस की कनेक्शन नहीं रहते हैं, तो इसके कारण उनको 4,000-5,000 रुपया में गैस लेना पड़ा। और इसका इम्पैक्ट क्या दिखाई देने लगा कि एक तरह से, जैसे मैं कह रहा हूँ कि फंडामेंटल हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम रही, और ये नया समस्या आ गया जिसमें महंगाई इतनी बढ़ रही है कि वो अब सरवाइव करने में सक्षम नहीं है। इस बीच हमने कहा कि लेबर लॉ इम्प्लीमेंट हो गया, उसकी सूचना उनको धीरे धीरे मिलने लगी, और सूचना मिलने लगी तो एक तो जीवन सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। दूसरा, जब उनकी सूचना उनको मिली, उसमें उनको सूचना मिली कि वेज में बढ़ोतरी होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, आवर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, है ना, यानी पीएफ की बात हो, ईएसआईसी की बात हो, ये सारी चीज़ें तो उसमें मेंशन है, लेकिन मिल नहीं रहा। तो मिल नहीं रहा और यहाँ प्रॉब्लम आपकी बढ़ रही है। तो इसी बीच जो है उनके बीच आक्रोश पहले से विद्यमान था, और इस समस्या ने उनकी आक्रोश को बढ़ा दिया। उनकी आक्रोश को बढ़ाया तो इसके कारण क्या हुआ कि वो सड़क पर आए और डिमांड करने लगे। क्या डिमांड करने लगे? डिमांड किए कि हमारे मजदूरी में बढ़ोतरी किया जाए, है ना। जब मानेसर में उन्होंने किया तो हरियाणा गवर्नमेंट ने 35% मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी। इसकी सूचना जब नोएडा के मजदूरों को मिली तो उन्होंने विरोध किया। हालांकि उनकी मजदूरी में भी 21% बढ़ोतरी की बातें आई, लेकिन फंडामेंटली अगर आप इसको समझने का प्रयास करें तो फंडामेंटली इसको समझने में, यानी कारण तो आप समझ ही गए, लेकिन ये प्रॉब्लम कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम का मतलब है कि ध्यान ये रखिए कि यहाँ लेबर है ना, इनमें अनरेस्ट है,
है ना। और यहाँ ध्यान ये रखिए कि कैपिटलिस्ट जो हैं या कॉरपोरेट जो हैं, तो एक 1% जो लोग, जो कि 40% हमारी अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी को कंट्रोल कर रहे हैं, अब देखिएगा कि इनका ग्रोथ बड़ा फास्ट हुआ है। बहुत बड़े बड़े जो है भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी डेवलप हुई है और बहुत बड़ी उनकी लाभ बढ़ गई है, बहुत जेंट बन गया, राइट। तो मुद्दा ये है कि मजदूर कह रहे हैं कि हमें एक तरह से मजदूरी बढ़ाया जाए और कई जगह 18,000, 20,000, 21,000 ये डिमांड किया जा रहा। दूसरी तरफ आप देखिएगा प्रॉब्लम क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमारे यहाँ प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के चलते क्या हो रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी प्रभावित हुई है। एनर्जी सिक्योरिटी प्रभावित हुई है तो अगर इनके लेबर के वेज को बढ़ाते हैं, इनके वेजेस को बढ़ाते हैं, इनकी सुविधा को बढ़ाते हैं, तो इनका प्रॉफिट घटेगा, है ना। इनका प्रॉफिट लॉस होगा जो कि ये तैयार नहीं होंगे। तीसरा, ये बात ध्यान में रखिए कि अभी इंडिया एक तरह से करेंट अकाउंट डिफिसिट के प्रॉब्लम से इंडिया गुजर रही है, क्योंकि इंपोर्ट का जो हमारा खर्ची काफ़ी बढ़ गया है और एक्सपोर्ट कम हो रहा, ठीक है। तो इसी स्थिति में अगर इकोनॉमी को सरवाइव करना है, इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना आए, तो जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे तो समस्या इनको होगी, एक्सपोर्ट को समस्या होगी, एक्सपोर्ट आपका गिरेगा, करेंट अकाउंट डिफिसिट आपका बढ़ेगा और अभी भी ये समस्या एक तरह से सॉल्व नहीं हुई है और समस्या सॉल्व नहीं हुई है। तो इस स्थिति में जो कॉरपोरेट है वो इनके वेजेस की बढ़ोतरी, इनके वर्किंग कंडीशन की बढ़ोतरी, इनके सोशल सिक्योरिटी के जो डिमांड है और इनके सेफ्टी और हेल्थ का जो इशू है, जो कि नई लॉ में हमने बनाया है, उसके लिए वो तैयार नहीं है। और तैयार नहीं है तो ये हमारी इकोनॉमी का जो फंडामेंटल प्रॉब्लम सामने आई है, उस फंडामेंटल प्रॉब्लम के कारण ये प्रॉब्लम है ना। तो इस प्रॉब्लम का कैसे आप सलूशन करेंगे, क्या करना चाहिए, है ना। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है उसमें बैलेंस बनाने की बात है, यानी प्रॉफिट अगर आपको हो रहा तो प्रॉफिट इधर जाना चाहिए, यानी जब तक आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जैसे सिंपल आप ये बात समझो कि हम कह रहे हैं कि हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, राइट। तो हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। तो इसका लाभ जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नीचे नहीं जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि लोगों का परचेजिंग पावर भी घटेगा, इधर इन्फ्लेशन बढ़ रहा, करेंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ रहा है। तो अर्थव्यवस्था में जो अभी पॉजिटिविटी दिख रही आपको, वो नेगेटिविटी दिखने लगी। और कुछ नेगेटिविटी आपको दिख रही, जैसे आप देखिए कि जीडीपी के जो टर्म में हमारी जो रैंक थी, 2 रैंक अभी हम कम हो गए हैं। तो वो दिखा रहा है कि किस तरह से आपकी अर्थव्यवस्था में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस स्थिति में क्या किया जाए, है ना, कि इसका सलूशन क्या है, कि आपके पास क्या इसका सलूशन है, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका है कि फर्स्ट तो जो आपने लेबर लॉज बनाया है, उस लेबर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर आपको ध्यान देना है। जैसे आपने कोड ऑन वेजेस बनाया है ना, तो कोड ऑन वेजेस बनाया तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म आपका बहुत ही कमज़ोर है। तो आप उसको इन्हांस कीजिए, आप डिजिटलाइजेशन कीजिए। कई जगह क्या है, मज़दूरों का ये शिकायत भी है और ये रियलिटी भी है कि मज़दूर का जो ठेकेदार के अंदर में करते हैं,
उनको रियल में वो काम कर रहे हैं, इसका उनके पास जो है कोई अधिकार नहीं है, कोई डिजिटल डेटा नहीं है, कोई डिजिटल पेमेंट नहीं होता है। कई जगह पेमेंट कागज़ में कुछ होता है और रियल में कुछ दिया जाता है, उनसे वापस लिया जाता है। तो डिजिटल उनका रिक्रूटमेंट का साक्ष्य होना चाहिए, यानी हम किसी जगह काम कर रहे हैं उसका डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। पेमेंट डिजिटली उनको मिलना चाहिए, ऑनलाइन उनको पेमेंट हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गया, उसके रिकॉर्ड हैं। और फिर इन्फोर्समेंट जो इस लॉ को लागू करने वाले जो मैकेनिज़्म है उस मैकेनिज़्म को तैयार करना है। NFW है ना, नेशनल फ्लोर वेजेस की घोषणा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप इसको घोषणा नहीं करेंगे, और रीजनल लेवल पर उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में खर्च अलग अलग है। तो उसके हिसाब से मज़दूरों का वेज आप एक तरह से बढ़ाइए और उसको एक तरह से फिक्स कीजिए कि हाँ इतना कम से कम आपको देना है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी की जो प्रोविज़न है, यानी प्रोविडेंट फंड की बात हो, ESIC की बात हो, इसको स्ट्रांगली डिजिटल रूप में आपको इन्हांस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए कि जब तक मज़दूरों को, अगर आप इस लेवल में मज़दूरों में अनरेस्ट रहेगा तो ये एक विस्फोटक रूप ग्रहण कर सकता है, क्योंकि हर कोई परेशान है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है व्यवस्था आपको ठीक करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना पड़ेगा। कई जगह पर मज़दूरों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, डिस्टोर्शन उनका होता है। मज़दूर जब शिकायत लेकर जाते हैं तो उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। कंपनी जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, अपने पैसे का इस्तेमाल करके मज़दूरों की बातों को दबाती है। तो ये यहाँ रुकना चाहिए। इंटीग्रेशन होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बीच जो है एक तरह से इंटीग्रेशन होना चाहिए कि मज़दूरों के हित पर हम ध्यान रखें, और मज़दूरों का एम्पावरमेंट नेशन का एम्पावरमेंट होना चाहिए। यानी आपको इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है और उस ग्रोथ का लाभ 1% लोग को ही मिल रहा, तो इस तरह के सिचुएशन आपको भविष्य में भी दिखाई देंगे। और अगर इंडस्ट्री में अनरेस्ट होता है तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी पर निगेटिव असर पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी पर निगेटिव असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और अभी भी वार का सिचुएशन है, अभी भी वाइल पुल डिफिसिट हमारी बढ़ी हुई है। इस स्थिति में करंट अकाउंट डिफिसिट भी बढ़ेगी, और करंट अकाउंट डिफिसिट जो बढ़ेगी उससे फॉरेक्स रिजर्व में भी कमी आएगी, और अल्टीमेटली ये हमारे ग्रोथ की प्रक्रिया को नेगेटिव रूप में प्रभावित करेगा। इसलिए हमें इसको बेहतर तरीके से टैकल करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि मज़दूरों की वेज में बढ़ोतरी आवश्यक है, उसको टाला नहीं जा सकता है। उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी आवश्यक है, वर्किंग कंडीशन को ठीक करने की आवश्यकता, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि हम विकसित अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो विकसित अर्थव्यवस्था का टारगेट अगर आपको फुलफिल करना है तो बिना मज़दूरों के स्थिति में बदलाव किए नहीं हो सकता। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जो मैंने कहा कि अब मज़दूर पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उनकी जो आवश्यकता है, उनकी जो समझ है, उसको आप बहुत दिन तक टाल नहीं सकते हैं। अगर आप टालेंगे तो फिर आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और ये एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए बहुत ही नकारात्मक सिद्ध होगा। इसलिए सरकार को इस मैटर को, फंडामेंटल प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करना चाहिए। केवल यह तत्कालिक प्रॉब्लम नहीं है। थैंक